हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज मास रेशियो दैट इज E अपॉन m ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हेडिंग से क्लियर है कि यहाँ पे रेशियो लिया गया है एंड ये रेशियो जो है वो चार्ज एंड मास का है। जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो प्रेजेंट चार्ज है वो है एंड जो मास है वो इलेक्ट्रॉन का मास है। तो बेसिकली यहाँ पे चार्ज अपॉन मास यानी कि चार्ज मास के रेशियो को डिटरमाइन किस तरीके से किया था, किसने किया था, क्या कंक्लूजन पॉइंट थे, यही सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं व्हाट इज अ चार्ज मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो 1897 में सर जे थॉमसन ने किसी एक पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज अपॉन मास का रेशियो था, चार्ज एंड मास का रेशियो इन द सेंस चार्ज अपॉन मास की जो वैल्यू थी, जो मैग्नीट्यूड था, उसको डिटरमाइन किए थे। ओके एंड इसकी जो वैल्यू आई थी, जो मैग्नीट्यूड आया था वो था 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। ये कूलाम पर ग्राम कैसे है कि चार्ज की यूनिट होती है कूलाम एंड मास को लिया गया है ग्राम में। तो इस तरीके से जो चार्ज मास रेशियो आया है वो वैल्यू आई थी 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम्स पर ग्राम। ओके, एक्चुअली ये जो चार्ज मास रेशियो है ये इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, चाहे फिर इसके लिए जो कैथोड ली गई थी वो किसी भी मटेरियल का क्यों नहीं हो। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये जो चार्ज मास रेशियो था ये उस डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस है उस पर भी डिपेंड नहीं करती है। तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी मैटर में एक यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट होता है। यानी इस चीज़ को समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स कि कोई भी एक मैटर है तो उस मैटर के अंदर आपको डेफिनेट सी बात है कि यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलने वाला है एंड ये जो यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, दैट इज अ इलेक्ट्रॉन। यानी कि हर मैटर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। तो बेसिकली इस वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, इट मीन्स चार्ज अपॉन मास, इट मीन्स E अपॉन m को डिटरमाइन करने के लिए सर जे थॉमसन ने एक एपरेटस लिया, एक डिवाइस लिया, जो कि आपको इस डायग्राम 2.6 में दिख रहा है। तो चलिए इस डायग्राम के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो इस एपरेटस की हेल्प से सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही फील्ड जो है अप्लाई किए, वो भी साइमल्टेनियसली एक साथ अप्लाई किए इस कैथोड रेज के ऊपर। एंड यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ लिए गए थे उनको इस तरीके से एडजस्ट किया गया कि जो रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन है, जो कैथोड रेज में जो डिफ्लेक्शन हो रहा था उन फील्ड्स की वजह से उसको इस तरीके से एडजस्ट किया गया कि वो डिफ्लेक्शन दिखे ही नहीं, यानी कि डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए। इसको मैं डायग्राम के थ्रू और ज़्यादा समझाऊंगा स्टूडेंट्स, जस्ट वेट। ओके, सो हो क्या रहा है मैं आपको पहले समझाता हूँ इस डायग्राम के थ्रू। एग्जैक्टली यहाँ पे ये एक कैथोड है, ओके, एंड ये एक एनोड है, समझिए इस चीज़ को। तो कैथोड से कैथोड रेज चलना स्टार्ट हुई। ओके, तो अगर इन्होंने सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई किए, यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट की चार्ज लगा दिए एंड निगेटिव चार्ज की एक प्लेट लगा दी। ओके, तो हुआ क्या, जैसे ही यहाँ से कैथोड रेज जा रही थी, अब कैथोड रेज कैसी होती है, कैथोड रेज जो है निगेटिव चार्ज कैरी करती है, इस वजह से इस पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाली प्लेट की तरफ डेविएट होकर इस तरीके से इधर चले गई यहाँ पे, जब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जे थॉमसन ने क्या किए, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ पे आपको मैग्नेट दिख रहा है, नॉर्थ एंड साउथ की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो कैथोड रेज थी वो डेविएट इस तरीके से हो गई, यानी कि ऊपर जाने लग गई। ओके, तो यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो एक साइड डेविएशन देखने मिला, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए तो इस डायरेक्शन में डेविएशन हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जे थॉमसन ने कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया इस एपरेटस को कि दोनों ही फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे इस तरीके से एडजस्ट किया कि इस कैथोड रेज में डेविएशन हमको नहीं देखने मिले, यानी कि जो कैथोड रेज है वो सीधे सीधे निकल जाए। ओके, क्योंकि हमको कैथोड रेज का एक बिहेवियर पता है कि वो स्ट्रेट लाइन में जा सकती है। ओके, तो इस वजह से इस डिवाइस की हेल्प से उन्होंने इस तरीके से इसको एडजस्ट किया कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन मिल रहा था, दैट इज रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन, वो जीरो हो जाए। तो इस एडजस्टमेंट की वजह से क्या होने लगा स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये कैथोड रेज है वो इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे स्ट्राइक करने लगी। एंड ये सेम बिहेवियर था जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं थे। जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं थे तब भी कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में, राइट, स्ट्रेट पाथ पे फॉलो करते हुए फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे यहाँ पे स्ट्राइक कर रही थी। उसी तरीके से अब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जब हमने इस तरीके से एडजस्ट किए
कि फिर भी जो कैथोड रेज है वो अभी भी स्ट्राइक कर रही थी इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे एक स्ट्रेट पाथ पे। ओके, तो थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो डेविएशन हो रहा था उसको उन्होंने लिमिट कर दिए। ओके, जैसे ही उन्होंने क्या हुआ इस एपेटस के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, तो उस वजह से क्या होने लगा, डेविएशन देखने मिले। तो उस डेविएशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिए, लिमिट कर दिए, एक्सटेंड कर दिए, यानी कि अब डेविएशन नहीं हो रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे बात आती है कि थॉमसन ने किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट किए कि कैथोड रेज जो है वो डेविएट नहीं हो। तो ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। ओके, हालांकि ये पॉइंट्स जो हैं वो इस कंक्लूजन के ऊपर ही है। सो यहाँ पे जो कंक्लूजन पॉइंट थे उन्होंने क्या देखे कि उस पार्टिकल पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, ओके, एक पार्टिकल के नेगेटिव चार्ज पे जितना चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है उनसे पार्टिकल ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे। ओके, एंड इस वजह से जो डिफ्लेक्शन है उस डिफ्लेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो भी ज़्यादा होगा। समरी में समझाता हूँ स्टूडेंट्स, पहले पॉइंट में क्या बोला गया है कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आप लेंगे उस पार्टिकल का उतना ही ज़्यादा आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। क्लियर है पॉइंट। सेकेंड में बताया गया है उस पार्टिकल का जो कि आपने स्मॉलर वाला एलिमेंट लिए हैं, यानी जैसे इलेक्ट्रॉन लिए हैं सपोज कर रहे हैं, तो उस पार्टिकल का मास जितना छोटा होगा उतना ही डिफ्लेक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा। यानी कि जो पार्टिकल जितना ज़्यादा हल्का होगा, जितना स्मॉलर होगा, ओके, इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि उस पार्टिकल का जो मास है जितना कम होगा, यानी कि जितना हल्का होगा, राइट, वो पार्टिकल जितना ज़्यादा हल्का होगा उतना ही ज़्यादा आपको डिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। एंड थर्ड जो पॉइंट उन्होंने देखे इस चीज़ को लेकर कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे, यानी कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को आप जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो इन 3 पॉइंट्स के बेस पे जे थॉमसन ने इस एपेटस को इस तरीके से एडजस्ट किया कि डिफ्लेक्शन जो है वो हमको 0 देखने मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमने आपको बताया थे कि जब उन्होंने थॉमसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए उस एपेटस पे, उस कैथोड रेज पे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो डेविएट हुए थे अपने रास्ते से और एक जगह पे उस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे स्ट्राइक किए। मान लेते हैं उस पोजीशन को बोल दिया हमने x। उसी टाइप से अब इलेक्ट्रिक फील्ड हटा करके उन्होंने अप्लाई की मैग्नेटिक फील्ड को, सिर्फ अकेले मैग्नेटिक फील्ड को, तो उस केस में भी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने रास्ते से डेविएट हुए एंड स्ट्राइक किए उस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे एक दूसरे पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन पे, मान लेते हैं वो y था। अब उन्होंने ये दोनों फील्ड को अप्लाई किए एंड इस तरीके से एडजस्ट किए, ओके, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो डिफ्लेक्शन जो है वो भी कैंसिल आउट हो जाता है। तो इस तरीके से जो ये इलेक्ट्रॉन की बीम थी यानी कि कैथोड रेज थी, उसका जो पाथ था वो अनडिफ्लेक्टेड रह गया, यानी कि डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। इस वजह से ये जो कैथोड रेज हैं या जो इलेक्ट्रॉन की बीम है वो स्ट्राइक करती है एग्जैक्टली सेंटर पे, यानी कि स्ट्रेट लाइन के बेस पे उस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे, मान लेते हैं वो Z है। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, एडजस्ट किए एंड इस एडजस्टमेंट के बेसिस पे दोनों ही फील्ड की वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड से उन्होंने कैलकुलेट किया चार्ज टू मास का रेशियो, चार्ज मास रेशियो निकाला। ओके, एंड उसके लिए उन्होंने जो चार्ज लिए थे वो इलेक्ट्रॉन था एंड इसके बेस पे जो उनको वैल्यू मिली वो थी 1.76 × 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से चार्ज मास रेशियो निकाला गया बाय द जे थॉमसन सर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।